प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों को पढ़ेंगे और ये शक्तियाँ जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति को कितना शक्तिशाली बनाती है उसको हम समझेंगे। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियों को निर्धारित करने में संविधान निर्माताओं को कठिन समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि कुछ लोग चाहते थे कि अमेरिका के राज्य ही शक्तिशाली रहें, कार्यपालिका को ज़्यादा शक्ति नहीं दी जाए। मूल संविधान द्वारा राष्ट्रपति को पर्याप्त शक्तियाँ प्रदान की गई थीं। कांग्रेस के अधिनियमों, प्रथाओं, परंपराओं, न्यायिक व्याख्याओं के द्वारा इस पद की शक्ति में वृद्धि होती चली गई। फर्ग्यूसन और मैकेनहरी कहते हैं, किसी भी प्रजातांत्रिक राष्ट्र द्वारा निर्मित वह सर्वाधिक शक्तिशाली पद है। तो अब राष्ट्रपति की शक्तियों को हम पढ़ते हैं, तो पहले पढ़ते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। कार्यपालिका में नंबर 1 है कानूनों को लागू करना तथा व्यवस्था बनाए रखना। कार्यपालिका क्षेत्र में उसकी प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति संघीय कानूनों को लागू करना और व्यवस्था बनाए रखना है। अनुच्छेद 2 की तीसरी उपधारा के अनुसार राष्ट्रपति सभी संघीय कानूनों को समुचित रूप से लागू करने के लिए उत्तरदायी है। उसका यह प्रमुख दायित्व है कि वे कांग्रेस द्वारा पारित सभी विधियों तथा सीनेट द्वारा अनुमोदित सभी संधियों का निष्ठापूर्वक पालन कराए। राष्ट्रपति इस शक्ति का कुछ सीमा तक अपनी विवेक के अनुसार प्रयोग करता है। वह इस बात का निर्णय करता है कि किन कानूनों को अत्यधिक कठोरता के साथ लागू किया जाए, किन्हें कम कठोरता के साथ लागू किया जाए तथा किन्हें लागू करने के लिए कोई भी कदम न उठाया जाए। राष्ट्रपति को अटॉर्नी जनरल, 25 लाख संघीय कर्मचारियों, न्याय विभाग, सेना और राष्ट्रीय दलों से पूर्ण सहायता मिलती है। कानून लागू करने के साथ ही उसका संपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व है। इस दायित्व का संवैधानिक आधार संविधान के अनुच्छेद 4 में है कि संघीय सरकार प्रत्येक राज्य में एक गणतंत्रीय सरकार की गारंटी देती है और प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक हिंसा से रक्षा करेगी। यदि किसी राज्य में गणतंत्रात्मक व्यवस्था को खतरा हो या उस पर बाहरी आक्रमण की आशंका हो, तो राष्ट्रपति राज्य के अधिकारियों से प्रार्थना की प्रतीक्षा किए बिना स्वयं अपनी पहल पर कार्य कर सकता है। आंतरिक हिंसा या उपद्रव की स्थिति में राष्ट्रपति राज्य के गवर्नर या विधानमंडल के आग्रह पर ही सैनिक सहायता प्रदान करता है। लेकिन यदि ऐसी स्थिति में संघीय कानूनों की क्रियान्विति में बाधा उपस्थित हो या संघीय संपत्ति अथवा अंतर्राज्यिक वाणिज्य को खतरा हो, तो राष्ट्रपति अपनी पहल पर भी कार्य कर सकता है। दूसरा आता है प्रशासन का संचालन। राष्ट्रपति कार्यपालिका के अध्यक्ष होने के साथ साथ प्रशासन का सर्वोच्च निदेशक है। ये देखना राष्ट्रपति का प्रमुख संवैधानिक दायित्व है कि शासन के विभिन्न पदाधिकारी संविधान के उपबंधों, अन्य राज्यों से की गई संधियों तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं। राष्ट्रपति के द्वारा इस हेतु अध्यादेश अथवा अनुदेश, नियम, उपनियम या आदेश जारी किए जा सकते हैं। उसके द्वारा विभिन्न विभागों के अध्यक्षों तथा अन्य अधिकारियों को आदेश जारी किए जा सकते हैं और संबंधित अधिकारियों के लिए इन आदेशों का पालन करना अनिवार्य होता है। वह प्रत्येक विभाग के अधिकारी से किसी विषय पर प्रतिवेदन या सम्मति की मांग कर सकता है। तीसरा है नियुक्ति और पदच्युति की शक्ति। राष्ट्रपति की एक महत्वपूर्ण शक्ति विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति वास्तविक प्रशासनिक शक्ति प्रदान करता है और कांग्रेस पर अपना प्रभाव स्थापित करता है। संविधान में संघ सरकार द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला, वे उच्च पद जिन पर राष्ट्रीय सीनेट के परामर्श और उनके बहुमत की सहमति से नियुक्ति करता है। दूसरा, वे निम्न पद जिन पर कांग्रेस की सहमति से राष्ट्रपति स्वयं अथवा विभागीय अध्यक्ष तथा न्यायालय नियुक्तियां कर सकते हैं। संविधान के अनुसार अन्य प्रदूतों, वाणिज्य दूतों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों, उनके सचिवों, विभिन्न संघीय आयोगों के सदस्यों, चुंगी अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों और सेना तथा नौसेना में उच्च अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकते हैं, परंतु सीनेट के द्वारा अपने बहुमत से इन नियुक्तियों की पुष्टि किए जाना आवश्यक है। सामान्यतया मंत्रिपरिषद के सदस्यों, राजदूतों, राष्ट्रपति के व्यक्तिगत सहायकों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति को सीनेट के द्वारा पुष्टि प्रदान कर दी जाती है। कुछ अपवाद हैं। शेष जो लगभग 15,000 नियुक्तियां हैं, उनके संबंध में सामान्य व्यवहार यह है कि राष्ट्रपति के दल के सीनेट सदस्य राष्ट्रपति के सम्मुख नाम प्रस्तावित करते हैं और सामान्यतः राष्ट्रपति इन्हें स्वीकार कर लेते हैं। संविधान के 25वें संशोधन के अनुसार उपराष्ट्रपति पद रिक्त हो जाने पर उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
यद्यपि इससे भी सीनेट की स्वीकृति जरूरी होती है। नेक्स्ट है सीनेट के प्रति श्रेष्ठता। सीनेट के प्रति श्रेष्ठता का अर्थ है अनेक संघीय पदों, विशेषतः राज्य विशेष से संबंधित संघीय पदों पर एक विशेष पद्धति द्वारा नियुक्ति की जाती है। ये एक अलिखित नियम या परंपरा है जिसके अनुसार राष्ट्रपति अपने दल के उन सीनेट सदस्यों से नियुक्ति के संबंध में मंत्रणा करता है जो उस राज्य की ओर से सीनेट के सदस्य हैं जिसमें नियुक्ति करनी है। यदि राष्ट्रपति ऐसा नहीं करता और अपनी निजी इच्छा से नियुक्तियां करता है तो अन्य सदस्य सीनेट के प्रति श्रेष्ठता के नियम के अनुसार संभवतः राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्ति को अस्वीकार कर देंगे। सीमित रूप से इस परंपरा का लाभ वे सदस्य भी उठा सकते हैं जो राष्ट्रपति के दल के नहीं हैं। इस प्रकार सीनेट के सदस्य शक्ति एक की नहीं समूह की होती है। समूह के बल पर ही एक शक्तिशाली होता है कि सिद्धांत पर आचरण करते हुए एक दूसरे के प्रति श्रेष्ठता बरतते हैं और राष्ट्रपति की नियुक्ति की शक्ति पर अंकुश रखते हैं। सीनेट के प्रति श्रेष्ठता राष्ट्रपति की शक्ति पर एक अंकुश होते हुए भी ये स्वीकार करना पड़ेगा कि राष्ट्रपति को प्राप्त संरक्षण की शक्ति के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के हाथों से ही होती है। संविधान के अंतर्गत इस संबंध में स्पष्ट व्यवस्था नहीं है कि राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों को पदच्युत कर सकता है या नहीं। संविधान में कहा गया है कि देशद्रोह, भ्रष्टाचार या अन्य गंभीर अपराधों के लिए पदाधिकारियों को महाभियोग द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, परंतु यह प्रक्रिया निश्चित रूप से कष्टकारी है। समय समय पर कांग्रेस ने राष्ट्रपति के इस अधिकार को सीमित करने का प्रयास किया है किंतु वह असफल रही। लेकिन राष्ट्रपति संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों को कांग्रेस द्वारा स्थापित स्वतंत्र बोर्ड, संस्था या आयोग के सदस्यों को और लोक सेवा नियमों के अंतर्गत नियुक्त पदाधिकारियों को पदच्युत नहीं कर सकता। फिर है क्षमादान का अधिकार। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को अन्य देशों के अध्यक्षों की भांति अपराधियों को क्षमा प्रदान करने, उनके दंड को स्थगित करने या कम करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति के द्वारा एक ही प्रकार के अपराध से दंडित अनेक व्यक्तियों को सर्वक्षमा एमनेस्टी भी प्रदान की जा सकती है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति पर दो प्रतिबंध हैं। प्रथम, राज्यों की विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों में दंडित व्यक्तियों को क्षमा प्रदान करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। वह केवल संघीय विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों में ही क्षमा प्रदान कर सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्तियों को क्षमा प्रदान नहीं कर सकता। नेक्स्ट है परराष्ट्र संबंधों का संचालन। संयुक्त राज्य अमेरिका राज्य की कार्यपालिका के प्रधान होने के कारण राष्ट्रपति अमेरिका की परराष्ट्र विदेश नीति का निर्धारित करता है और विश्व के अन्य राज्यों के साथ अमेरिका के परराष्ट्र संबंधों का संचालन करता है। सन 1800 में मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने घोषणा की थी कि वैदेशिक संबंधों में राष्ट्रपति राष्ट्र का एकमात्र अधिकरण है और विदेशी राष्ट्रों के मध्य वे उसका एकमात्र प्रतिनिधि है। अब इसके अंतर्गत वो क्या क्या काम करता है? राजदूतों एवं प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है, अमेरिकी विदेश नीति का प्रवक्ता होता है, विदेशी सरकारों को मान्यता प्रदान करता है, संधियों और प्रशासकीय समझौते करता है। जैसे राजदूतों प्रतिनिधियों की नियुक्तियों में आप जानते हैं कि सीनेट की सहमति जरूरी होती है, लेकिन राष्ट्रपति अपने विशेष अभिकर्ताओं एजेंट्स की नियुक्ति करता है जिसमें उसको सीनेट की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। फिर अमेरिकी विदेश नीति का प्रवक्ता होते ही है, राष्ट्रपति के जो संदेश होते हैं वो अमेरिकी विदेश नीति के प्रवक्ता उसे बनाते हैं, जैसे अलगाव सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ आइसोलेशन, मुनरो सिद्धांत, ट्रूमैन का 4 सूत्री कार्यक्रम और मध्य पूर्व के लिए आइजनहावर सिद्धांत। विदेशी सरकारों को मान्यता देने का काम राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से करता है और संधियों प्रशासकीय समझौते भी करता है। जैसे एफ.डी. रूजवेल्ट ने एक प्रशासकीय समझौते के माध्यम से ब्रिटेन को 50 अमेरिकी विध्वंसक दिए। कांग्रेस भी राष्ट्रपति को अन्य राष्ट्रों के साथ समझौता करने का अधिकार देती है और गुप्त कूटनीति सीक्रेट डिप्लोमेसी के आधार पर राष्ट्रपति को गुप्त समझौते करने की भी शक्ति प्रदान है। अमेरिका की विदेश नीति के संचालन में राष्ट्रपति सर्वाधिक प्रमुख रूप से भाग लेता है। 1965 का क्यूबा विवाद, 1979 का मिस्र इजराइल शांति समझौता, 1990 में इराक के प्रसंग में अमेरिकी कार्रवाई और 2002-3 में इराक के प्रसंग में सैनिक कार्रवाई, ये बताता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति विदेश नीति को अपनी इच्छानुसार दिशा प्रदान कर सकता है।
सशस्त्र बलों का प्रधान सेनापति। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। इस नाते वे जिस प्रकार चाहे सशस्त्र बलों का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति का है और इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उसे स्थिति प्रदान की गई है। संविधान के अनुसार युद्ध की घोषणा करने की शक्ति कांग्रेस को है, लेकिन सशस्त्र बलों को आदेश देने और युद्ध का संचालन करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। व्यवहार के अंतर्गत राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का प्रयोग इस प्रकार कर सकता है कि कांग्रेस के सामने युद्ध घोषित करने के अतिरिक्त कोई चारा ही नहीं बचे। सर्वोच्च सेनापति के रूप में राष्ट्रपति व्यापक शक्तियों का प्रयोग करता है। दोनों महायुद्धों की दृष्टि में देखें तो ये कहना बहुत अत्याशोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि युद्ध काल में उसकी स्थिति लगभग एक अधिनायक जैसी हो जाती है। अब है विधायी शक्तियाँ। शक्ति विभाजन सिद्धांत पर आधारित अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने के कारण अमेरिकी संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप में विधि निर्माण की शक्ति प्रदान नहीं की गई है, लेकिन संविधान निर्माता शक्ति विभाजन के सिद्धांत की सीमाओं से परिचित थे, इसलिए उन्हें राष्ट्रपति को कुछ विधायी क्षेत्र में कार्य दिए गए हैं, जैसे कांग्रेस को संदेश भेजना। समय समय पर राष्ट्रपति कांग्रेस को संघ की स्थिति के बारे में जानकारी देगा और उसके विचार के लिए ऐसे सुझावों को सिफारिश करेगा जिन्हें वे आवश्यक व लाभकर समझे। दूसरा, कांग्रेस के विशेष अधिवेशन आमंत्रित करना। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है, यदि कोई महत्वपूर्ण या अत्यावश्यक स्थिति प्रदान हो जाए तो कांग्रेस के अधिवेशन की अवधि बढ़ा सकता है या कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुला सकता है। निषेधाधिकार। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण निषेधाधिकार की शक्ति है। संविधान में कहा गया है कि सीनेट और प्रतिनिधि सभा में पारित होने के पश्चात प्रत्येक विधेयक कानून बनने के पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति को विधेयक पर पूर्ण निषेधाधिकार नहीं वरन मर्यादित निषेधाधिकार प्राप्त है। अब ये भी दो प्रकार के हैं। विलंबकारी। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाए तो राष्ट्रपति उसे अस्वीकृत कर सकता है और अपनी आपत्तियों के साथ उसे सदन को लौटा सकता है, जिससे वह प्रारंभ हुआ। यदि पुनः दोनों सदनों की 2/3 से बहुमत से उसे पारित कर देते हैं तो वह कानून बन जाएगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इस प्रकार राष्ट्रपति का निषेधाधिकार मर्यादित है, पूर्ण नहीं। लेकिन इसका महत्व इस दृष्टि से है कि सदा 2/3 बहुमत का मिलना आसान नहीं होता है और राष्ट्रपति द्वारा एक बार अस्वीकृत कर दिए जाने पर प्राय विधेयक समाप्ति हो जाता है। दूसरा है जेबी निषेधाधिकार। जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा हो उस समय राष्ट्रपति के पास यदि कोई विधेयक स्वीकृति के लिए आता है तो राष्ट्रपति के द्वारा उस पर अवकाश के दिनों के अतिरिक्त 10 दिन तक विचार किया जा सकता है। 10 दिन के बाद राष्ट्रपति की बिना स्वीकृति के ही विधेयक कानून बन जाता है। परंतु यदि इन 10 दिनों में कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति ना मिले तो विधेयक अपने आप में निषिद्ध हो जाता है। इसे राष्ट्रपति का जेबी निषेधाधिकार कहते हैं। अब है कार्यपालिका आदेश। निषेधाधिकार राष्ट्रपति को निषेधात्मक विधायी शक्ति प्रदान करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा सकारात्मक विधायी शक्ति का प्रयोग कार्यपालिका आदेश के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रपति को शासन विषयक आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है, जिनका कानून के समान ही महत्व होता है। इसे प्रदत्त व्यवस्थापन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या अध्यादेश शक्ति ऑर्डिनेंस पावर भी कहते हैं। अब है न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति को न्यायिक क्षेत्र में शक्तियाँ प्राप्त हैं। सीनेट की सहमति से वह संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, किंतु उन्हें पद से नहीं हटा सकता। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अमेरिकी संघ के विरुद्ध किए गए अपराध के संबंध में अपराधियों के दंड को स्थगित करने या क्षमा प्रदान करने की शक्ति है, परंतु महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्तियों को राष्ट्रपति समाधान नहीं कर सकता। राष्ट्रपति एमनेस्टी या सर्व क्षमा अर्थात एक साथ अनेक व्यक्तियों को क्षमा भी प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट आती है राष्ट्रपति एक दलीय नेता। राष्ट्रपति अपने दल का नेता होता है, वो इस रूप में भी उससे बहुत अधिक शक्तियाँ होती हैं। वे अपने दल की राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन को नियुक्त करता है और उनके परामर्श से दल के अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करता है। उसके दल के पदाधिकारी दल की सभी महत्वपूर्ण नीतियों और राष्ट्रीय समस्या के बारे में उससे विचार करते हैं, परामर्श करते हैं और उसके विचार सभी महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णायक होते हैं। लास्ट है अमेरिकी राष्ट्र का सर्वोच्च नेता। इन सब के अतिरिक्त राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्र का सर्वोच्च नेता होता है। अमेरिकी जनता नेतृत्व के लिए कांग्रेस की अपेक्षा राष्ट्रपति को देखती है। राष्ट्रपति अमेरिकी राजनीति का सर्वोच्च व्यक्तित्व है। संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व उसके द्वारा ही देखा जाता है। इन सब बातों से उसे राष्ट्र के सर्वोच्च नेता की स्थिति मिल जाती है। राष्ट्रपति विल्सन ने कहा, समस्त राष्ट्र ने उसे राष्ट्रपति निर्वाचित किया है और वह समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधि तथा सर्वोच्च नेता होता है।
लेकिन वास्तविक स्थिति बहुत कुछ सीमा तक राष्ट्रपति के अपने व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। संकट काल में उसकी शक्तियाँ अपरंपार हो जाती है। मुनरो कहते हैं कि युद्ध काल में राष्ट्रपति की शक्तियाँ उतनी ही अधिक हैं जितनी कि नेपोलियन या ओलिवर क्रॉमवेल की थीं। तो ये राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं। आशा है परीक्षा की दृष्टि से ये दोनों जो बातें थीं, अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन और शक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं और विद्यार्थियों को समझ में आई होंगी। धन्यवाद।